ठीक है, तो आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री का। चलो, वॉइस क्लियर है सबको? सुहानी आ गई है। सुहानी क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है? सारांश, सुहानी भी आ गई, राशि भी आ गई, विदुषी, हेमांग, शेखर, दीपक, देवांग, अर्णिम आ चुके हैं। चलो, सारांश आप आए क्यों नहीं है? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ब्रेकफास्ट तो आपको बताया ना 10 मिनट में करना है। बात की जा रही है सरफेस केमिस्ट्री की। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है कि वो फिनोमेनन, उन फिनोमेनन की बात करेंगे जो सरफेस पे होते हैं। अगर आप सरफेस फिनोमेनन की स्टडी करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? सरफेस केमिस्ट्री। तो क्या बात हो रही है कि हम अगर सरफेस पे जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी फिनोमेनन होंगे, उनको क्या बोलेंगे? उनकी स्टडी आप करते हो तो उसको किसके अंदर आपको करोगे स्टडी? किस टॉपिक के अंदर, किस ब्रांच के अंदर? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। अब बात की जा रही है कि सरफेस की बात हो रही है, तो सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस का मतलब जानते हैं? सरफेस का क्या मतलब है? कौन बताएगा? वो तो हिंदी है। सरफेस का क्या मतलब है, कोई बताना चाहता है? ऐसे चल रहा है। कह सकते हैं सरफेस का क्या मतलब है? सरफेस का मतलब सरफेस है, आउटर लेयर जो होगी, है ना? और कुछ खास ऐसी बात नहीं है। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये पूरे बच्चे में से कोई भी एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, तो सरफेस बताने में क्या है? सरफेस क्या है? आउटर लेयर हो गई ना, आप कह सकते हो आउटर लेयर को ही तो सरफेस कह सकते हो। ठीक है, अब सरफेस केमिस्ट्री में एक टर्म बहुत बार यूज किया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस का क्या मतलब है समझिए। इंटर का मतलब होता है बीच में, फेस का मतलब जो फेस हो, है ना? तो जैसे मान लो ये कोई सॉलिड का पीस है, सॉलिड मेटल है कोई, ये मान लो निकल मेटल है, ठीक है? इसके ऊपर हमने कोई गैस डाल दिया या लिक्विड डाल दिया, कुछ भी, ये मान लो हमने गैस के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर डाले, ठीक? तो ये गैस की एक लेयर हो जाएगी, और एक ये सॉलिड तो है ही है। तो सॉलिड और गैस के बीच का जो सरफेस होगा, सॉलिड और गैस को जो सेपरेट करने वाला सरफेस होगा, जो बाउंड्री लाइन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे क्या है? सॉलिड है। इन गैस और सॉलिड की जो बाउंड्री लाइन होगी, जो इसको सेपरेट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्लियर है बात? इंटरफेस क्या है? हाँ, सॉलिड और गैस के बीच की लेयर नहीं, मतलब दो मीडियम के बीच में जो सेपरेटिंग बाउंड्री होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे। अब ये जो इंटरफेस होता है, इसी पे होता है जो प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़ना है। इस इंटरफेस पे ही होगा क्या? एडजॉर्प्शन। क्या होगा? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन सुना है पहले वर्ड? क्या होता है?
बायो में पढ़ा था। अच्छा, क्या पढ़ा था? अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहता है एडजॉर्प्शन के बारे में? दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और दूसरे को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एक बोला जाता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा बोला जाता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है? देखो, एडजॉर्प्शन का मतलब है, एडजॉर्प्शन सरफेस से रिलेटेड है, सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है। तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि सरफेस पे अगर मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं, सरफेस पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, केवल सरफेस पे ही अटैच हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और अगर पूरे जो आप मीडियम लेते हो उसके अंदर तक चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बल्क में अगर चले गए, पेनिट्रेट हो गए, बल्क में चले गए, पूरे में एब्जॉर्ब हो गए, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और अगर केवल सरफेस पे अटैच होगा मॉलिक्यूल, तो क्या बोलेंगे उसको? एडजॉर्प्शन। जैसे एक आपने देखा होगा, आपने स्पॉन्ज देखा क्या? स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को जब हम लोग वाटर में डिप करते हैं, ये मान लो स्पॉन्ज है, ये वाटर है आपका, है ना? आपने क्या किया, स्पॉन्ज को आपने वाटर में, स्पॉन्ज में बहुत सारे पोर्स होते हैं, वाटर में डिप कर दिया और उसको फिर निकाला, तो आप क्या देखते हो? उसके जो पोर्स हैं अंदर तक, उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया, अंदर तक चला गया है। तो पूरे बल्क में अगर वाटर चला गया है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एक और चीज आपने देखी होगी, चौक ले लो। ठीक है, आप मान लो यहाँ पे एक कंटेनर लेते हो जिसमें आपने इंक ले ली, ब्लू। कैसे इंक ले ली? कंटेनर में ब्लू इंक ले लिया आपने। इंक तो देखी होगी, सबने देखी है कि नहीं देखी है? लिक्विड इंक देखी है कि नहीं? ब्लू इंक ले लिया, ठीक है। व्हाइट चॉक ले लिया आपने। क्या लिया? व्हाइट चॉक ले लिया। अब इस व्हाइट चॉक को इसमें डिप कर लो, डिप कर दिया आपने, और डिप करके निकाल लो। ठीक है, डिप करके जब निकालोगे तो आप देखते क्या हो कि आपको जो ये चॉक है ये कैसी दिखेगी? ऊपर से कैसी दिखेगी? ऊपर से पूरी कैसी दिख जाएगी आपको? ब्लू कलर की दिखेगी। ऊपर से ये पूरी आपको ब्लू दिखेगी। लेकिन अगर इसको आप ब्रेक करो, बीच से तोड़ दो, ठीक है, अगर बीच से तोड़ दो और उसको देखो, तो आप जो इसके ये सरफेस है, गोल जो सरफेस होंगे यहाँ पे देखोगे, तो ऊपर से तो ये ब्लू दिखेगी, पर अंदर क्या होगा इसके? अंदर क्या होगा इसके? व्हाइट पार्ट होगा। इसका मतलब जो इंक के मॉलिक्यूल थे वो चॉक के ऊपर, ऊपर सरफेस पे अटैच हुए और अंदर बल्क में नहीं गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? एडजॉर्प्शन। क्लियर होती है बात? एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस कर लेंगे। ऑनलाइन बच्चे, जब मैं बोल के थोड़ा पॉज ले लूं, क्वेश्चन पूछ के पॉज ले लूं, तो इसका मतलब ऑनलाइन वालों से पूछ रही हूँ। ऑफलाइन वाले तो सामने ही बैठे हैं, ये तो बोल देते हैं धीरे से। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन में अब अंतर कर लेंगे। ये जो एडजॉर्प्शन हमें पढ़ना है, बेसिकली एडजॉर्प्शन का जो फिनोमिनन होता है ये बहुत सारी जगह पे देखा जाता है, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पहले एप्लीकेशन देखते हैं कि भाई इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये सिलेबस में रखा गया है, वो पहले पढ़ते हैं हम लोग।
अब एड्सॉर्प्शन की जब बात करेंगे तो दो टर्म आएंगे बार बार हमारे सामने, एक को बोलते हैं एड्सॉर्बेट और एक को बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। एक को बोल रहे हैं एड्सॉर्बेट और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट बेट वो होगा जो क्या होगा, सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा, गेट एड्सॉर्ब। और एड्सॉर्बेंट वो होगा जो एड्सॉर्ब करवाएगा, ठीक है, जिस पर ऑन विच एड्सॉर्प्शन हैपन, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा, जिस सरफेस पे। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसमें क्या है, या यही एग्जांपल ले लो जो सामने अपना बना हुआ है। मान लो हाइड्रोजन गैस हम लोग एड्सॉर्ब करवा रहे हैं निकल के ऊपर, तो इसमें एड्सॉर्बेट कौन होगा और एड्सॉर्बेंट कौन होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी यहाँ पे, एड्सॉर्बेट, जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो एड्सॉर्बेट, और जो आपका एड्सॉर्ब कर रहा है वो क्या होगा, एड्सॉर्बेंट। जैसे हम लोग जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो बात करते हैं ना सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की, तो हम बोलते हैं ना विच इज डिजॉल्व इज सोल्यूट एंड इन विच डिजॉल्व दैट इज सॉल्वेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बात करेंगे, विच इज एड्सॉर्ब दैट इज एड्सॉर्बेट, एंड ऑन विच सरफेस इज एड्सॉर्ब, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एड्सॉर्बेंट। क्लियर है बात। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़े कि एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, इंटरफेस पे होगा, एब्सॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिनन, इसमें पूरे आपके बल्क में मॉलिक्यूल चले जाएंगे। फिर ये जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है इसमें दो तरीके की बातें होंगी, एक मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेट, दूसरे को क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो एड्सॉर्बेट वो है जो एड्सॉर्ब हो रहा है और एड्सॉर्बेंट वो होगा जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। हाँ क्या बोल रहे हैं मैम, एब्सॉर्प्शन, एबी, एबी, पूरे बल्क में चले गए मॉलिक्यूल अंदर तक, और एड्सॉर्प्शन में कहां पे रह गए, केवल सरफेस। क्लियर है बात। अब देखो एड्सॉर्प्शन का और कहां कहां पे हम लोग यूज करते हैं, यूज तो बहुत सारी जगह पे करते हैं। जैसे ये देखो एक इन्होंने क्या लिया हुआ है, ग्लास ले लिया, इसमें थोड़ा सा वाटर है और इन्होंने एक पेपर ले लिया और पेपर पे क्या हुआ, स्केच वगैरह से लाइन बना दी है या एक डॉट बना दिया है। यहाँ पे आपका ब्लू कलर का स्केच था, यहाँ पे कुछ ऐसा डार्क कलर का था, यहाँ पे रेड कलर का था, ठीक है। आप देख क्या पा रहे हो, पानी का जो नीचे की तरफ सरफेस है यहाँ पे डिप है ये पेपर स्ट्रिप, ऊपर इन्होंने किसी आपके रॉड वगैरह से इसको अटैच करके डाल दिया। पहले डाला तो देखा कि यहाँ पे इस तरीके से आपको पेपर पे वो जो भी आपने कलर लगाया ऐसे डॉट बनाई है वो ऐसे ही रहेगी। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे आपका इधर से पानी जो होगा ऊपर की तरफ ये पेपर एब्जॉर्ब करेगा, वैसे वैसे यहाँ तक पहुंचेगा और फिर उसके बाद ये क्या होगा, आपका डिस्पर्स हो जाएगा, उसके साथ साथ मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग होने के बाद ये कलर क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, एड्सॉर्प्शन। हम लोग एक टेक्निक है जिसमें हम लोग सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर और क्रोमेटोग्राफी का मतलब कलरिंग सब्सटेंसेस को हम लोग सेपरेट करते हैं, कलर के बेसिस पे सब्सटेंसेस को हम लोग सेपरेट करते हैं। उस फिनोमिनन में क्रोमेटोग्राफी का जो फिनोमिनन होता है उसमें जो टेक्निक होती है वो हम लोग कौन सी यूज करते हैं, एडसॉर्प्शन।
जैसे आपने सुना होगा, शुगर केन देखा है ना सबने, जूस भी पिया होगा, ब्लैक कलर का, ऐसे डार्क ग्रीन से कलर का होता है, ठीक है। और जो शुगर जो हम लोग यूज करते हैं, जो मार्केट से लाते हैं, उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, वाइट। तो ये जो शुगर केन का आपका जूस होता है, इससे हम लोग शुगर कैसे बनाते हैं, शुगर केन का आपका जो जूस है, ये तो डार्क कलर का है, ठीक है। और आपको जो शुगर मार्केट में मिल रही है, उसके क्रिस्टल्स कैसे हैं, वाइट क्रिस्टल है। तो एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस से क्या किया जाता है, इसको डी कलराइज किया जाता है। उसके जो वो कलर्स हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग, डी कलराइज करते हैं। बड़े बड़े से कॉलम्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें कॉलम लगा हुआ होता है, ठीक है। उसमें कॉलम में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल वहां पे एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है, और शुगर सॉल्यूशन जब उस पे ऊपर की तरफ से डाला जाता है, तो शुगर सॉल्यूशन के जो कलरिंग ये एजेंट है, ये सारे एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और फिर वो डीकलराइज होके मिलता है। फिर उसको क्रिस्टलाइज कर लिया जाता है ठंडा करके, फिर वो क्या होते हैं, आपको व्हाइट क्रिस्टल मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि डीकलराइजेशन ऑफ शुगर केन जूस या शुगर प्रिपरेशन में कौन सा फिनोमिनन हम लोग यूज करते हैं, तो कौन सा फिनोमिनन यूज होता है, एड्सॉर्प्शन। क्लियर है बात। इसको एड्सॉर्ब किसके ऊपर करते हैं, एनिमल चारकोल होता है, हाँ, उसको चारिंग बोलते हैं, काला सा हो जाता है, चारिंग, चारिंग या कारिंग, क्या कह रहे हैं बच्चा, हाँ, एनिमल चारकोल। इसके ये कैसे काम करता है, एड्सॉर्बेंट की, हाँ, वाइट क्यों करते हैं, अब उतने गंदे एडिबल आइटम थोड़ा कोशिश की जाती है ना कि थोड़ा सा उसकी क्वालिटी कलर वलर इम्प्रूव हो। तो आप सबसे अच्छा तो यही है ना कि आप जैगरी यूज करें, गुड़ यूज करें, हाँ, हाँ। तो वो कुछ ऐसा केवल डीकलराइज नहीं होता, उसमें कुछ और भी ऐड किया जाता है ना, कोई भी सब्सटेंस, इसलिए तो बोलते हैं कि गुड़ क्यों यूज करो, क्यों बेनिफिशियल है, हेल्थ बेनिफिट्स क्यों है, शक्कर में वो बेनिफिट्स नहीं है ना, कुछ तो उसमें कुछ और चीजें ऐड की जाती है। एकदम से क्रिस्टल देखते हो कितना वाइट, हाँ अर्निम, सल्फर फ्री होती है, हाँ वही तो कह रही हूँ मैं, और भी आपके उसमें चीजें हटाई जाती हैं उससे, तो इसीलिए आपको क्या है बोला जाता है कि जैगरी यूज करो भाई। कोई और कुछ कह रहा था बीच में, हेलो हेलो, ये देखो मेटलर्जी में हम लोग एक प्रोसेस पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, बस अभी यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इसमें भी एड्जॉर्प्शन का फिनोमिनन होता है। इसमें और जो हम लोग यूज करते हैं वो ऑयल में एड्जॉर्ब होता है, और एड्जॉर्ब होने के बाद फिर यहाँ पे फ्रॉथ में चला जाता है, जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखो, फिर तो इसको हम डिटेल में करेंगे, मेटलर्जी वाले में करेंगे इसको। एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन यहाँ पे भी हम लोग यूज कर रहे हैं। और कहीं आपने सुना है जहां एड्जॉर्प्शन यूज किया जाता है, और कहीं पे सुना है जहां पे हम लोग एड्जॉर्प्शन यूज करते हैं, कोई प्रोसेस, दिमाग लगाइए बताइए, हाँ, बोर्ड पे आप चौक से लिखते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर आप बहुत टाइम तक उसको आप वहीं पे छोड़ दीजिए, तो वो क्या होगा, परमानेंट सा बिल्कुल स्टिक कर जाता है। क्यों,
क्योंकि बहुत टाइम के बाद फिर जो बोर्ड का सरफेस है, जो उसके मॉलिक्यूल है, वो चॉक को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन में, सॉलिड में एब्जॉर्प्शन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, एब्जॉर्प्शन सॉलिड टू सॉलिड में क्या होता है, बहुत टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, टाइम टेकिंग होता है ये एब्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन में बात हो गई कैसे कैसे होगा, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट की हमने बात कर ली। अब कुछ और चीजों की बात करते हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल और ले लो, हम लोग लेते हैं एक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 लैब में यूज किया जाता है ये बहुत, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और एक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिलिका जेल। क्या बोलते हैं, सिलिका जेल, ये भी लैब में यूज करते हैं। ये जो एनहाइड्रस CaCl2 है, इसका काम कैसे होता है, ये कैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं सारे के सारे। लैब में हम काम कर रहे हैं, कोई मटेरियल हमको कैसा चाहिए, ड्राई चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें यूज की जाती हैं। एनहाइड्रस जो CaCl2 है, ये काम करता है एब्जॉर्प्शन के फिनोमिनन पे। क्या, क्रिस्टल होगा ना, लिक्विड कैसे होगा। एनहाइड्रस का मतलब है उसमें पानी नहीं है, एनहाइड्रस का मतलब है उसमें पानी नहीं है। ये एब्जॉर्प्शन पे काम करता है, एब्जॉर्प्शन के फिनोमिनन पे काम करता है। अगर आपको ड्राई करना है तो आप क्या करते हो, एनहाइड्रस CaCl2 उसमें डाल देते हो, जो भी सब्सटेंस को ड्राई करना है उसमें जितना भी मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो ये जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल काम करता है एडजॉर्प्शन पे। किस पे काम करता है, एडजॉर्प्शन पे। मतलब जो सब्सटेंस आपने लिया है, जो सब्सटेंस आपने लिया है उसमें जो मॉइस्चर है वो सिलिका जेल के कहाँ पे आ जाएगी, पूरी सरफेस पे आकर के एड्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये एड्जॉर्प्शन पे काम करता है। दोनों ही कैसे काम करते हैं, दोनों ही काम करते हैं आपके डेसिकेंट। डेसिकेंट एक वर्ड होता है, डेसिकेंट का मतलब होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन करने वाला। दोनों ही डेसिकेंट की तरह काम करते हैं। जो आपका पॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिकेटर। दोनों ही डेसिकेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन के फिनोमिनन पे और सिलिका जेल एड्जॉर्प्शन के फिनोमिनन। क्लियर है बात इतनी, यस और नो। शुगर बता दिया। अब देखो, अब एक टर्म एब्जॉर्प्शन था, दूसरा था एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट, और अब हम लोग एक टर्म सीख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डीजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन का क्या मतलब है, जो एड्जॉर्प्शन हुआ है मॉलिक्यूल का, अगर वो फिर से रिमूव कर दो। जैसे मान लो, हाँ हाँ, जैसे मान लो ये निकल का सरफेस था, सॉलिड, इसके ऊपर हमने बोला कि कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस को हमने इस पे एड्जॉर्ब कराया था, है ना। तो यहाँ पे क्या था, ये काम कर रहा था एड्जॉर्बेंट की तरह निकल, और हाइड्रोजन गैस काम कर रही थी एड्जॉर्बेट की तरह। अब ये इसके सरफेस पे आकर के अटैच हो गई, एड्जॉर्प्शन हो गया। अब हम कोई प्रोसेस ऐसा करें जो रिवर्स हो जाए, मतलब जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल है वो कहाँ चले जाए, निकलने लगे, धीरे धीरे एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल क्या हो, सरफेस को छोड़ने लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीजॉर्प्शन। अगर इस सरफेस से ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे कहाँ हो, एड्जॉर्प्शन से आपके ये मॉलिक्यूल बाहर आने लगे, निकलने लगे, तो इसको क्या बोलोगे आप,
रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, या आप कह सकते हो रिवर्स फिनोमेनन ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं? डीजॉर्प्शन। क्लियर होती है बात? जो एड्सॉर्ब हो गया है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगे, हटने लगे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डीजॉर्प्शन कहते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एड्सॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक, अब देखो एग्जैक्टली प्रैक्टिकली होता क्या है। प्रैक्टिकली होता ये है कि ऐसा नहीं है कि एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लो कहीं पे आप देख रहे हो एड्सॉर्प्शन, कोई मॉलिक्यूल अगर आपका सरफेस पे अटैच हो रहा है, ठीक, तो हो सकता है आप 100 मॉलिक्यूल डालो तो उसमें से 98 मॉलिक्यूल सरफेस पे अटैच हो जाए और 2 मॉलिक्यूल अंदर चले। तो इसका मतलब एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। आप काउंट किसको कर रहे हो? जो मेजर हो रहा है, जो आपका ज्यादा दिखाई दे रहा है उसको आपने बोला कि उसको आपने नाम दे दिया कि ये हो। ठीक, दूसरी चीज ये एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन की बात थी। दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग एडजॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन की, कि ये जो दोनों प्रोसेस है ये साथ साथ होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो गया वो निकल नहीं सकता। हो सकता है ऐसा हो कि 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो रहे हैं सरफेस पे, एडजॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, और उसी 1 सेकेंड में 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल निकल के बाहर भी जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है, आकर के अटैच भी हो रहे हैं और अटैच हुए वाले बाहर भी जा रहे हैं। डीजॉर्प्शन भी हो रहा है। जब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसी को हम नाम दे देते हैं। जैसे यहां पे मान लो ये इतने मॉलिक्यूल थे, अभी टाइम क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है, हाँ, मान लो हमने बोला कि 12:14 टू 12:15 इस टाइम के बीच में ये इतने मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो। ठीक है, इतने टाइम के बीच में, इस टाइम इंटरवल में इतने मॉलिक्यूल क्या हो गए? एड्सॉर्ब। इसी टाइम में, इसी टाइम इंटरवल में यहां से 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। ठीक, तो जो एड्सॉर्ब हो रहे थे ये तो हो रहा था फिनोमिनन, ये जो एड्सॉर्प्शन हो रहा था। और मान लो कि सपोज 20 का, उसी टाइम में 20 का एड्सॉर्प्शन हुआ 20 मॉलिक्यूल्स का, और उसी 1 मिनट में आपका 2 मॉलिक्यूल्स का डीजॉर्प्शन हो गया। तो अगर देखो तो रेट किसका ज्यादा हुआ? रेट किसका ज्यादा हुआ उस टाइम में? भाई यहाँ पे 20, हाँ 20 एड्सॉर्ब हो रहे हैं और वहां पे डीजॉर्ब कितने हो रहे हैं? 2। 1 मिनट में जो भी आपने टाइम लिया था उस 1 मिनट में 2 मॉलिक्यूल डीजॉर्प्शन हुआ और 20 मॉलिक्यूल का क्या हुआ? एड्सॉर्प्शन हुआ। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं इस फिनोमिनन को एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर कहीं पे रिवर्स हो जाए, रिवर्स होने का मतलब कि भाई डीजॉर्प्शन ज्यादा तेजी से होने लगे और एड्सॉर्प्शन स्लो हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम नाम क्या दे देंगे? डीजॉर्प्शन। जो कम हो रहा है उसको क्या कर दिया जाता है? नेग्लेक्ट। बट प्रैक्टिकली देखो तो दोनों साथ साथ होते रहते हैं। बात क्लियर है या नहीं? आइडियली एड्सॉर्प्शन जब बोलते हो तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा होगा इसलिए उसको बोला जाता है एड्सॉर्प्शन, समझ रहे हैं? पर साथ साथ में डीजॉर्प्शन भी होता है। प्रैक्टिकली देखोगे, जैसे कुछ चीजें आइडियली सिखाई जाती है, कुछ क्या होता है? प्रैक्टिकली।
तो प्रैक्टिकली ये है कि अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो साथ साथ में डीजॉर्प्शन भी हो रहा होगा। इंटरफेस सेम अमाउंट में होते नहीं है, सेम में होते नहीं है। सेम हो जाएगा तो बोल दो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अगर सेम हो गया तो क्या बोल दोगे? सेम के लिए हम क्या बोलते हैं भाई? एक में एडजॉर्प्शन हो रहा है, होता नहीं है इन जनरली, बट अगर हो रहा है तो क्या बोलोगे? एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और दूसरे में क्या हो रहा है? डीजॉर्प्शन। दोनों अगर आप कह रहे हो सेम हो गया तो क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों के बीच में? दोनों के बीच में क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। होता नहीं है ऐसा, ठीक है। या तो एडजॉर्प्शन ज्यादा तेजी से होगा या डीजॉर्प्शन ज्यादा तेजी से होगा। प्रैक्टिकली दोनों साथ साथ होते हैं। प्रैक्टिकली एडजॉर्प्शन एंड डीजॉर्प्शन occur साइमल्टेनियसली। होते तो साइमल्टेनियसली साथ साथ ही हैं, बट रेट सेम हो ऐसा नहीं होता है ना। अगर रेट सेम है तो सिचुएशन को क्या बोल दोगे कि दोनों के बीच में क्या एस्टेब्लिश हो गया है? इक्विलिब्रियम। मान लो उसी 1 मिनट में 20 एडजॉर्ब हो रहे हैं और उसी 1 मिनट में 20 डिजॉर्ब हो जाए, तो आप बोल दोगे कि दोनों प्रोसेस में क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात? चलो, अब एक और प्रोसेस है इसमें। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन। क्या नाम देते हैं? ऑक्लूजन। एडजॉर्प्शन से ही रिलेटेड है। गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस। अगर सॉलिड के ऊपर गैस एडजॉर्ब होती है तो बोलते हैं गैस का क्या हो गया? एडजॉर्प्शन नाम देके क्या कह देते हैं? गैस का ऑक्लूजन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बात? जैसे एक प्रोसेस हम लोग करते हैं सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड होता है ये ऑर्गेनिक का। इसमें आपका इसमें एल्कीन को एल्केन में एल्कीन को किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्केन में रिडक्शन कराते हैं, या हाँ एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो। सेबेटियर सेंडेरेंस सेंडेर नहीं, हाँ सेबेटियर। साइंटिस्ट का नाम क्या है? हाँ सैंडमेयर तो दूसरा होता है। सैंडमेयर आपका उससे होता है N2+Cl- का सॉल्ट होता है, क्या बोलते हैं, डायजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन। मैं लिख देती हूँ क्लियरली, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग में फ्लॉ है। ये साइंटिस्ट का नाम सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड बोलते हैं। वैसे इन जनरली इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन का मतलब है ऐड ऑफ हाइड्रोजन। क्या ऐड हो रही है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसमें क्या प्रोसेस यूज होता है? ऑक्लूजन यूज होता है। एल्कीन ले लिया आपने,
हाइड्रोजन ऐड कराते हो इस पे निकिल की प्रेजेंस में, पीटी की प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में। निकिल, पीटी, पीडी, तीनों में से नहीं, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग हुई ना, तीनों में से कोई भी ले सकते हो। निकिल और ये सब काम करते हैं कैटलिस्ट की तरह। कैसे काम करते हैं? निकिल, पीटी या पीडी, ये किस तरीके से काम करते हैं? कैटलिस्ट की तरह। रिएक्शन कैसे होता है? हाँ, पहले मान लो ये निकिल का सरफेस है सॉलिड, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आकर के H2 के मॉलिक्यूल पहले इसके ऊपर अटैच होते हैं इसके सरफेस पे, फिर उसके बाद एल्कीन आता है और एल्कीन इसके सरफेस पे इसके साथ रिएक्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन। ये रिएक्शन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ऐड होगा, निकिल, ऑब्लिक करके लिखने का मतलब है तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, निकिल, पीडी, पीटी, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्कीन से एल्केन, एथीन से क्या बन गया? ईथेन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले से भी करा सकते हो ये रिएक्शन, ट्रिपल बॉन्ड वाले पे भी हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, हाइड्रोजनेशन हो सकता है। निकिल, पीटी और पीडी, तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज हो सकता है। हाइड्रोजन कैसी होती है? यहाँ पे ऑक्लूडेड हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। निकिल की सरफेस पे एडजॉर्ब हुई, फिर रिएक्शन हुआ ये। हाँ, रिड्यूसिंग होगा ना, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग होगा ना, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ी करते हैं, रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद सेपरेट। ये कहाँ रिड्यूसिंग एजेंट देख लिया तुमने? कहीं काम करते हैं और ऑर्गेनिक की और रिएक्शंस में काम भी करते हैं, ठीक है। LiAlH4, LiAlH4 इज रिड्यूस्ड। क्लियर है बात? ऑक्लूजन का यूज हमने कौन से प्रोसेस में किया? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ, खुद रिड्यूस होंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे उनको, ठीक। अब देखो, एडजॉर्प्शन पढ़ लिया, डिजॉर्प्शन पढ़ लिया, जॉर्प्शन पढ़ लिया। जॉर्प्शन बता दिया? नहीं बता? डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, जॉर्प्शन नहीं बताया? बताया तो अभी। दोनों को मिला करके बोलते हैं, दोनों को कंबाइंड कर दो, एडजॉर्प्शन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो? डिजॉर्प्शन भी हो रहा हो, दोनों प्रोसेस हो रहे हो, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? जॉर्प्शन, SORPTIO। नहीं, इन दोनों को एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन, दोनों प्रोसेस को मिला करके क्या बोलोगे आप? जॉर्प्शन। क्लियर है बात? यस, नो? शुगर का एग्जांपल बता दिया आपको, ऑक्लूजन बता दिया, ठीक। अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन के टाइप की। कितने टाइप के एडजॉर्प्शन हम देख सकते हैं अपने चारों तरफ, फिजिकल प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में, कितने तरीके का आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्या हुआ? एडजॉर्प्शन, ठीक। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में एक को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरे को बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं?
पॉजिटिव और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव एंड, ठीक है। देखो कैसे बोलोगे पॉजिटिव, कैसे बोलोगे नेगेटिव। जैसे मान लो ये आपका एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, और ये ऊपर जो एड्सॉर्ब होगा ये क्या होगा, एड्सॉर्ब। एक है बेट और दूसरा है एड्सॉर्बेंट, बेंट एंड बेट, ठीक। अब अगर आप इस प्रोसेस को देखो, एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है बात, इस प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करो, अंदर से देखो, और आपको ऐसा दिखाई दे कि इसके सरफेस पे जो एड्सॉर्बेट है, सरफेस पे मान लो सरफेस पे एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल आपको दिखते हैं 100 सपोज, ठीक है, और कुछ एब्जॉर्प्शन भी होगा, साथ साथ में एब्जॉर्प्शन भी चलता है। कुछ मॉलिक्यूल मान लो कि बल्क में, बल्क का मतलब अंदर की तरफ, बल्क में जो मॉलिक्यूल्स दिखते हैं वो मान लो दिखते हैं 6 मॉलिक्यूल्स। एक एग्जांपल लिया, सरफेस पे कितने दिख रहे हैं एड्सॉर्बेट के 100, और मतलब 106 मॉलिक्यूल्स में से केवल 6 मॉलिक्यूल बल्क में चले गए अंदर, और आपके 100 मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, सरफेस पे, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि एब्जॉर्प्शन बहुत कम हुआ है और एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा हुआ है। जब सरफेस पे एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बल्क में कम होता है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। कैसे याद रखेंगे कि आप पॉजिटिव को कैसे याद रखो कि सरफेस पे जो एड्सॉर्बेंट है वो ज्यादा है, कहां पे, बल्क पे जो एड्सॉर्बेंट है उस, तो क्या बोलोगे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। नेगेटिव जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मान लो तुम देखना चाह रहे हो एड्सॉर्प्शन, ठीक है, तुम बैठे यहाँ पे एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस देखने, और आप देख रहे हो कि ऊपर 5 मॉलिक्यूल हैं एड्सॉर्बेंट के, और बल्क में कितने चले गए, बल्क में मान लो चले गए 70 मॉलिक्यूल, 70 चले गए, 100 चले गए, 70 मॉलिक्यूल्स चले गए आपके किसमें, बल्क में, एड्सॉर्बेंट के। तो यहाँ पे बल्क में ज्यादा हो गया ना एड्सॉर्बेंट, तो जब बल्क में एड्सॉर्बेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है देन इट इज सेड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, और जब आपका सरफेस पे ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। इसका, हाँ, इसका मतलब मोटी मोटी बात आप ये समझ सकते हो कि जैसे आपको बताया कि एड्सॉर्प्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा बहुत होता है, तो जब जहां पे एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है तो उसको हम एडजॉर्प्शन या पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कह सकते हैं, और जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगे, जो दूसरा केस हुआ कि बल्क में ज्यादा चले गए, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगे, उसको आप क्या कह सकते हो, निगेटिव एडजॉर्प्शन कह सकते हो, ठीक है। हाँ, ये समझने के लिए कह सकते हो, अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप क्या बोलोगे, यही बताओगे कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट सरफेस पे ज्यादा होती है, बल्क में कम होती है, देन इट इज सेड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, और अगर वो बल्क में ज्यादा हो गई कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेंट की और सरफेस पे कम हो रह गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। क्लियर। इतने पॉइंट क्लियर हो गए सबको। एक एक करके आवाज आती है, सबके पास आवाज नहीं है आज।
हम्म। ठीक है, क्लियर है बात? पॉजिटिव निगेटिव समझ गए? तो पॉजिटिव निगेटिव माइंड में क्या बैठाओगे कि पॉजिटिव तो वही है जो एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन है ना, और नेगेटिव वो है जो एग्जैक्टली क्या है, एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि बल्क में ही ज्यादा हो गया तो एब्जॉर्प्शन ही हो गया ना वो। डीजॉर्प्शन, डी का मतलब होता है उल्टा, डी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। डीजॉर्प्शन मतलब एड्जॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस, मतलब जो एड्जॉर्ब हुआ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। ठीक, अब एक और टाइप है, एक को बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक को बोलते हैं केमिकल। एक को क्या बोलते हैं, फिजिकल। छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा समझ के याद करना है चैप्टर, बिना समझे तो याद नहीं होगा, समझ करके क्या करना है, थोड़ा थोड़ा याद करते हैं। ठीक, जैसा नाम से पता लग रहा है फिजिकल एंड केमिकल। जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, मतलब दोनों के बीच में सरफेस पे क्या होगा, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड अगर बन रहा है किसके किसके बीच, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा एड्जॉर्प्शन, केमिकल। ठीक है, फिजिकल कब बोलेंगे, जब उनके बीच में वीक फोर्सेस लगते हैं। दोनों के बीच में कैसे फोर्सेस लगते हैं, वीक फोर्सेस लगेंगे। वीक फोर्सेस का एग्जांपल है वांडरवाल फोर्सेस। वांडरवाल फोर्सेस की कैटेगरी किसमें आती है, वीक। वांडरवाल फोर्सेस अगर लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से एड्जॉर्प्शन की कैटेगरी में रखते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। यहाँ के बीच में वांडरवाल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे है एड्जॉर्बेट और यहाँ पे क्या है, एड्जॉर्ब। ठीक, फोर्स वीक है, जहां पे भी फोर्स वीक होता है उस बॉन्ड की एनर्जी भी कम होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेटली 20 किलो जूल, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, और वहां पे ज्यादा होती है 200 के अप्रोक्स। यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो कितनी होगी, 200, 400 तक भी होती है, 200 किलो जूल पर। केमिकल एड्जॉर्प्शन में एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, वीक फोर्सेस लगते हैं वांडरवाल फिजिकल में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, एनर्जी इसकी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने का मतलब है कि फोर्सेस कम लग रहे हैं उस बॉन्ड के। हाँ, अरे कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, केमिकल बॉन्ड बनता है तो सब सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डाउन हो जाती है, तभी तो स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी, 20 किलो जूल के ऑर्डर की होगी, 20 to 40। यहाँ पे 200 के आसपास होगी ज्यादा एनर्जी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और क्या बात कर सकते हो आप, अगर आप फिजिकल की बात कर रहे हो तो फिजिकल जो एड्जॉर्प्शन होता है ये इन जनरली ऐसा देखा गया कि रिवर्सिबल। कैसा, थोड़ा सा चेंज किया तो रिवर्स हो, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। लेकिन केमिकल ऐसा देखा गया है कि केमिकल जो एड्जॉर्प्शन होता है
ये वाला आपका इर्रिवर्सिबल होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं और फिर वो बने रह जाते हैं, एड्सॉर्ब हो गए तो हो गए, तो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं। बहुत कम तो नहीं हो रहा? बहुत कम तो नहीं लग रहा? ये एडजॉर्प्शन, इसमें कुछ और थोड़ा सा ग्राफ राफ से समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ, बहुत सारे। इसको अगले टर्न पे थोड़ा ग्राफ से समझाएंगे, रिवर्स कैसे होगा उससे समझाएंगे, कैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इन चीजों। एक मिनट, एक मिनट, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं फिर बात। क्लास की